नमस्कार। मैं वृंदा भारद्वाज आज आपके सामने मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी गबन के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके भाग 42 हम पहले ही सुन चुके हैं। आज 43 से शुरू करते हैं। एक महीना गुजर गया। जालपा कई दिन तक बहुत विकल रही। कई बार उन्माद सा हुआ कि अभी सारी कथा किसी पत्र में छपवा दूं, सारी कली खोल दूं, सारे हवाई किले ढा दूं, पर यह सभी उद्वेग शांत हो गए। आत्मा की गहराई में छिपी हुई कोई शक्ति उसकी जबान बंद कर देती थी। रमा को उसने हृदय से निकाल दिया था। उसके प्रति अब उसे क्रोध न था, द्वेष न था, दया भी न थी, केवल उदासीनता थी। उसके मर जाने की सूचना पाकर भी शायद वह न रोती। हाँ, इसे ईश्वरीय विधान की ही लीला माया या एक निर्मम हास्य, एक क्रूर कीड़ा समझकर थोड़ी देर के लिए वह दुखी हो जाती। प्रणय का वह बंधन जो उसके गले में 2-2.5 साल पहले पड़ा था टूट चुका था, पर उसका निशान बाकी था। रमा को इस बीच में उसने कई बार मोटर पर अपने घर पर सामने से जाते देखा। उसकी आंखें किसी को खोजती हुई मालूम होती थी। उन आंखों में कुछ लज्जा थी, कुछ क्षमा याचना थी, पर जालपा ने कभी उसकी तरफ आंखें न उठाई। वह शायद इस वक्त आकर उसके पैरों पर पड़ता तो भी वह उसकी ओर ना ताकती। रमा की इस घृणित कायरता और महान स्वार्थपरता ने जालपा के हृदय को मानो चीर डाला था। फिर भी उस प्रणय बंधन का निशान अभी भी बना हुआ था। रमा की वह प्रेम विहल मूर्ति, जिसे देखकर एक दिन वह गदगद हो जाती थी, कभी कभी उसके हृदय में छाए हुए अंधेरे में क्षीण मलिन निरादर ज्योतिर्मय की भांति प्रवेश करती, और एक क्षण के लिए वह स्मृतियां विलाप कर उठती। फिर उसी अंधकार और नीरवता का पर्दा पड़ जाता। उसके लिए भविष्य की मृदु स्मृतियां ना थी, केवल कठोर निरस वर्तमान विकराल रूप में खड़ा घूर रहा था। वह जालपा जो अपने घर बात बात पर मान लिया करती थी, अब सेवा त्याग और सहिष्णुता की मूर्ति थी। जग्गो मना करती थी वह मुंह अंधेरे सारे घर में झाड़ू लगा आती थी, चौका बर्तन कर डालती थी, आटा गूंद कर रख देती थी, चूल्हा जला देती। तब बुढ़िया का काम केवल रोटियां सेकना था। छूत विचार को भी उसने ताक पर रख दिया था। बुढ़िया उसे ठेले ठाल कर रसोई में ले जाती और कुछ न कुछ खिला देती। दोनों में माँ बेटी का सा प्रेम हो गया था। मुकदमे की सब कार्रवाई समाप्त हो चुकी थी। दोनों पक्ष के वकीलों की बहस हो चुकी थी। केवल फैसला सुनाना बाकी था। आज उसकी तारीख थी। आज बड़े सवेरे घर के काम धंधों से फुर्सत पाकर जालपा दैनिक पत्र वाले की आवाज पर कान लगाए बैठी थी, मानो आज उसी का भाग्य निर्णय होने वाला हो। इतने में देवी दीन ने पत्र लाकर उसके सामने रख दिया। जालपा पत्र पर टूट पड़ी और फैसला पढ़ने लगी। फैसला क्या था? एक ख्याली कहानी थी जिसका प्रधान नायक रमा था। जज ने बार बार उसकी प्रशंसा की थी। सारा अभियोग उसी के बयान पर अवलंबित था। देवी दीन ने पूछा, फैसला छपा है? जालपा ने पत्र पढ़ते हुए कहा, हाँ है तो। किसकी सजा हुई? कोई नहीं छूटा। एक को फांसी की सजा मिली, 5 को 10-10 साल और 8 को 5-5 साल की। उसी दिनेश को फांसी हुई। यह कहकर उसने समाचार पत्र रख दिया और एक लंबी सांस लेकर बोली, इन बेचारों के बाल बच्चों का ना जाने क्या होगा। देवी दीन ने तत्परता से कहा, तुमने जिस दिन मुझसे कहा था उसी दिन से मैं इन बातों का पता लगा रहा हूँ। 8 आदमियों का तो अभी तक ब्याह ही नहीं हुआ है। उनके घर वाले मजे में हैं, किसी बात की तकलीफ नहीं है। 5 आदमियों का विवाह हो चुका है, पर घर के खुश हैं। किसी के घर रोजगार होता है, कोई जमींदार है, किसी के बाप चचा नौकर है। मैंने कई आदमियों से पूछा, यहाँ कुछ चंदा भी किया गया है। अगर उसके घर वाले लेना चाहे तो दे दिया जाएगा।
खाली दिनेश तबाह है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बुढ़िया और माँ है और औरत है। यहाँ किसी स्कूल में मास्टर था, एक मकान किराए पर लेकर रहता था, उसकी खराबी है। जालपा ने पूछा, उसके घर का पता लगा सकते हो? हाँ, उसका पता कौन मुश्किल बात है। जालपा ने याचना के भाव से कहा, तो कब चलोगे? मैं अभी तुम्हारे साथ चलूंगी, अभी तो वक्त है, चलो देखे आए। देवीदीन ने आपत्ति करके कहा, पहले मैं देख तो आऊं, इस तरह मेरे साथ कहाँ कहाँ दौड़ती फिरोगी। जालपा ने मन को दबाकर लाचारी से सिर झुका लिया और फिर कुछ ना बोली। देवीदीन चला गया। जालपा फिर समाचार पत्र देखने लगी, पर उसका ध्यान दिनेश की ओर लगा हुआ था। बेचारा फांसी पा जाएगा। जिस वक्त उसने फांसी का हुक्म सुना होगा, उसकी क्या दशा हुई होगी। उसकी बूढ़ी माँ और स्त्री यह खबर सुनकर छाती पीटने लगी होंगी। बेचारा स्कूल मास्टर ही तो था, मुश्किल से रोटियां चलती होंगी, और क्या सहारा होगा। उनकी विपत्ति की कल्पना करके उसे रमा के प्रति उत्तेजना, पूर्ण घृणा हुई और उदासीन न रह सकी। उसके मन में ऐसा उद्वेग उठा कि इस वक्त वह आ जाए तो ऐसा धिक्कारूं कि वह भी याद करें। तुम मनुष्य हो? कभी नहीं, तुम मनुष्य के रूप में राक्षस हो। राक्षस, तुम इतने नीच हो कि उसको प्रकट करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। तुम इतने नीच हो कि आज कमीने से कमीना आदमी भी तुम्हारे ऊपर थूक रहा है। तुम्हें किसी ने पहले क्यों नहीं मार डाला? इन आदमियों की जान तो जाती हो, पर तुम्हारे मुंह में तो कालिक ना लगती। तुम्हारा इतना पतन हुआ कैसे? जिसका पिता इतना सच्चा, इतना ईमानदार हो, वह इतना लोभी और इतना कायर। शाम हो गई, पर देवीदीन ना आया। जालपा बार बार खिड़की पर खड़ी होकर इधर उधर देखती थी, पर देवीदीन का पता ना लगता। धीरे धीरे 8 बज गई और देवी ना लौटा। सहसा एक मोटर द्वार पर आकर रुकी और रमा ने उतरकर जग्गू से पूछा, सब कुशल मंगल है ना दादी? दादा कहाँ हैं? जग्गू ने एक बार उसकी ओर देखा और मुंह उधर कर लिया। केवल इतना ही बोली, कहीं गए होंगे, मैं नहीं जानती। रमा ने सोने की 4 चूड़ियां जेब से निकालकर जग्गू के पैरों में रख दी और बोला, ये तुम्हारे लिए है दादी, पहनो, ढीली तो नहीं है? जग्गू ने चूड़ियां उठाकर जमीन पर पटक दी और आंखें निकालकर बोली, जहाँ इतना पाप समा सकता है वहाँ 4 चूड़ियों की जगह नहीं है। भगवान की दया से बहुत चूड़ियां पहन चुकी, अब भी देर सवेर सोना पड़ा ही होगा, लेकिन जो खाया पहना अपनी मेहनत से ही कमाई की। किसी का गला नहीं दबाया, पाप की गठरी सर पर नहीं लादी, नियत नहीं बिगाड़ी। उस कोख में आग लगे जिसने तुम जैसे कपूत को जन्म दिया। यह पाप की कमाई लेकर तुम बहू को दे आओ। समझते होगे तुम्हारे रूपों की थैली देखकर वह लट्टू हो जाएगी। इतने दिन उसके साथ रहकर भी तुम्हारी लोभी आंखों में उसे ना पहचान सकी। तुम जैसे राक्षस उस देवी के जोग न थे। अगर अपनी कुशल चाहते हो तो इन्हीं पैरों को जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। उसके सामने जाकर क्यों अपना पानी उतरवाओगे? तुम आज पुलिस के हाथों जख्मी होकर मार खाकर आए होते, तुम्हें सजा हो गई होती, तुम जेल में डाल दिए होते, तो बहू तुम्हारी पूजा करती, तुम्हारे चरण धोकर पीती। वह उन औरतों में से है जो चाहे मजदूरी करे, उपास करे, फटे चिथड़े पहने, पर किसी की बुराई नहीं देख सकती। अगर तुम मेरे लड़के होते तो तुम्हें जहर दे देती। क्यों खड़े हो, मुझे जला रहे हो क्या? नहीं जानते, मैंने तुमसे कुछ ले तो नहीं लिया। रमा सिर झुकाए चुपचाप सुनता रहा। तब आहत स्वर में बोला, दादी, मैंने बुराई की है, इसके लिए मरते दम तक लज्जित रहूंगा। लेकिन तुम मुझे जितना नीच समझ रही हो उतना नीच नहीं हो। अगर तुम्हें मालूम होता कि पुलिस ने मेरे साथ कैसी कैसी सख्तियां की, मुझे कैसी कैसी धमकियां दी, तो तुम मुझे राक्षस ना कहती। जालपान के कानों में इन आवाजों की भनक पड़ी। उसने जीने से झांककर देखा, रमानाथ खड़ा था। सिर पर बनारसी रेशमी साफा था, रेशम की बढ़िया कोट, आंखों पर सुनहरी ऐनक। इस एक ही महीने में उसकी देह निगर आई थी, रंग भी अधिक गोरा हो गया था। ऐसी कांति उसके चेहरे पर कभी पहले ना दिखाई दी थी। उसके अंतिम शब्द जालपा के कानों में पड़ गए। बाज की तरह टूटकर धम से करती हुई नीचे आई और जहर में बुझे हुए नौबाणों की तरह उस पर प्रहार करती हुई बोली,
अगर तुम शक्ति और धमकियों में इतने दब सकते हो तो तुम कायर हो। तुम्हें अपने मनुष्य कहने में कोई अधिकार नहीं है। क्या शक्तियां की थी, जरा सुनूं तो। लोगों ने तो हंसते हंसते सिर कटा दिए हैं। अपने बेटों को मरते देखा है, कोल्हू के पहले जाना मंजूर किया है, पर सच्चाई से जो भी भाग गया। तुम तो आदमी भी ना हो, तुम क्यों धमकी में आ गए? क्यों नहीं? छाती खोलकर खड़े हुए कि इसे गोली का निशाना बना लो, पर मैं झूठ ना बोलूंगा। क्यों नहीं? सिर झुका दिया। देह के भीतर इसलिए आत्मा रखी हुई है कि देह उसकी रक्षा करे, इसलिए नहीं कि उसका सर्वनाश कर दे। इस पाप का क्या पुरस्कार मिला, जरा मालूम तो हो। रमा ने दबी हुई आवाज में कहा, अभी तो कुछ नहीं। जालपर ने सपनी की भांति फुंकार मारकर, यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ईश्वर करे तुम्हें मुंह से कालिक लगाकर भी कुछ ना मिले, मेरी यह सच्चे दिल से प्रार्थना है। लेकिन नहीं, तुम जैसे मोम के पुतलों को पुलिस वाले कभी नाराज ना करेंगे। तुम्हें कोई जगह मिलेगी और शायद अच्छी मिले, मगर जिस जाल में तुम फंसे हो उसमें से निकल नहीं सकते। झूठी गवाही, झूठे मुकदमे बनाना और पाप का व्यापार करना भी तुम्हारे भाग्य में लिख गया। जाओ शौक से जिंदगी के सुख लूटो। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि आज फिर कहती हूँ, मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। मैंने समझ लिया है कि तुम मर गए हो। तुम भी समझ लो कि मैं मर गई। बस जाओ, मैं औरत हूँ। अगर कोई धमकाकर मुझसे पाप कराना चाहे तो चाहे उसे ना मार सकूं, पर अपनी गर्दन पर छुरी चला दूंगी। क्या तुम में औरतों के बराबर भी हिम्मत नहीं है? रमा ने भिक्षुक की भांति गिड़गिड़ा कर कहा, तुम मेरा कोई उजड़ना सुनोगी? जालपा ने अभिमान से कहा, नहीं। तो मैं मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊं? तुम्हारी खुशी। तुम मुझे क्षमा ना करोगी? कभी नहीं, किसी तरह नहीं। रमा एक क्षण सर झुकाए खड़ा रहा, तब धीरे धीरे बरामदे के नीचे जाकर जग्गो से बोला, दादी, दादा आए तो कह देना मुझसे जरा मिल ले, जहाँ कहे आ जाऊं। जग्गो ने कुछ पिघलकर कहा, कल यहीं चले आना। रमा ने मोटर पर बैठते हुए कहा, यहाँ अब ना आऊंगा दादी। मोटर चली गई तो जालपा ने कुत्सित भाव से कहा, मोटर दिखाने आए थे, जैसे खरीद ली हो। जग्गो ने भर्त्सना की, तुम्हें इतना बेलगाम ना होना चाहिए था। बहू, दिल पर चोट लगती है तो आदमी को कुछ नहीं सोचता। जालपा ने निष्ठुरता से कहा, ऐसे हयादार नहीं है दादी। इसी सुख के लिए तो आत्मा बेची है। उन्हें यह सुख भला क्यों छोड़ा जाएगा? पूछा नहीं, दादा से मिलकर क्या करोगे? वह होते तो ऐसी फटकार सुनाते कि छठी का दूध याद आ जाता। जग्गो ने तिरस्कार के भाव से कहा, तुम्हारी जगह मैं होती तो मेरे मुंह से ऐसी बातें ना निकलती। तुम्हारा हिया बड़ा कठोर है। दूसरा मर्द होता तो इस तरह चुपचाप ना सुनता। मैं तो थर थर कांप रही थी, कहीं तुम्हारे ऊपर हाथ ना चला दे, मगर है बड़ा गमखोर। जालपा ने उसी निष्ठुरता से कहा, इसे गमखोरी नहीं कहते दादी, ये बेवफाई है। देवी दीन ने आकर कहा, क्या यहाँ भैया आए थे? मुझे मोटर पर रास्ते में दिखाई दी। जग्गो ने कहा, हाँ आए थे, कह गए हैं दादा मुझसे जरा मिल ले। देवी दीन ने उदास होकर कहा, मिल लूंगा। यहाँ कोई बातचीत हुई? जग्गो ने पछताते हुए कहा, बातचीत क्या हुई? पहले मैंने पूजा की, मैं चुप हुई तो बहू ने अच्छी तरह से फूल माला चढ़ाई। जालपा ने सिर नीचा करके कहा, आदमी जैसा करेगा वैसा भरेगा। जग्गो अपना ही समझकर तो मिलने आए थे। जालपा, कोई बुलाने तो ना गया था? कुछ दिनेश का पता चला दादा? देवी दीन, हाँ सब कुछ पूछ आया हूँ। हाबड़े में घर है, पता ठिकाना सब मालूम हो गया है। जालपा ने डरते डरते कहा, इस वक्त चलोगे या कल किसी वक्त? देवी दीन, तुम्हारी जैसी मर्जी, जी चाहे इसी वक्त चलो, मैं तैयार हूँ। जालपा, थक गए होंगे। देवी दीन, इन कामों में थकान नहीं होती बेटी। 8 बज गए थे। सड़क पर मोटरों का तांता बंधा हुआ था। सड़क की दोनों पटरियों पर हजारों स्त्री पुरुष बने ठने हंसते बोलते चले जाते थे। जालपा ने सोचा, दुनिया कैसी अपने रास रंग में मस्त है। जिसे उसके लिए मरना हो वो मरे,
वह अपनी टेव ना छोड़ेगी। हर एक अपना छोटा सा मिट्टी का घरौंदा बनाए बैठा है। देश बह जाए उसे परवाह नहीं, उसका घरौंदा बचा रहे, उसके स्वार्थ में बाधा ना पड़े। उसका भोला भाला हृदय बाजार को बंद देखकर खुश होता। सभी आदमी शोक से सिर झुकाए, त्योरियां बदले उन्माद से नजर आते, सभी के चेहरे भीतर की जलन में लाल होते। वह ना जानती थी कि इस जन संसार में ऐसी छोटी छोटी कंकड़ियों के गिरने से एक हलकोरा भी नहीं उठता, आवाज तक नहीं आती। भाग 44। रमा मोटर पर चला तो उसे कुछ सूझता ना था, कुछ समझ में ना आता था। कहाँ जा रहा है, जाने जाते हुए रास्ते उसके लिए अनजाने हो गए थे। उसे जालपा पर क्रोध ना था, जरा भी नहीं। जग्गों पर भी उसे क्रोध ना था। क्रोध था तो अपनी दुर्बलता पर, अपनी स्वार्थ लोलुपता पर, अपनी कायरता पर। पुलिस के वातावरण में उसका औचित्य ज्ञान भ्रष्ट हो गया था। वह कितना बड़ा अन्याय करने जा रहा है, उसे केवल उस दिन ख्याल आया था जब जालपा ने समझाया था। फिर यह शंका मन में उठी ही नहीं। अफसरों ने बड़ी बड़ी आशाएं बांधकर उसे बहला रखा था। वह कहते, अजी बीवी की कुछ फिक्र ना करो। जिस वक्त तुम एक जड़ाऊ हार लेकर जाओगे और रुपयों की थैली नजर कर दोगे, बेगम साहब का सारा गुस्सा भाग जाएगा। अपने सूबे में किसी अच्छी सी जगह पर पहुंच जाओगे, आराम से जिंदगी काटोगे। कैसा गुस्सा, इसकी कितनी ही आंखों देखी मिसालें दी गई। रमा चक्कर में फंस गया। फिर उसे जालपा से मिलने का अवसर ही ना मिला। पुलिस का रंग जमता गया। आज वह जड़ाऊ हार जेब में रखे जालपा को अपनी विजय की खुशखबरी देने गया था। वह जानता था जालपा पहले कुछ नोक झोंक नाक भी सिकोड़ेगी, पर यह ना जानता था कि हार देखकर वह खुश ना होगी। कल संयुक्त प्रांत के होम सेक्रेटरी के नाम कमिश्नर पुलिस का पत्र उसे मिल गया। 2-4 दिन यहाँ खूब सैर करके घर की राह लेगा। देवीदीन और जग्गों को भी वह अपने साथ ले जाना चाहता था। उनका एहसान वह कैसे भूल सकता था। यही मंसूबे बांधकर वह जालपा के पास गया था। जैसे कोई भक्त फल और नैवेद्य लेकर देवता की उपासना करने जाए, पर देवता ने वरदान देने के बजाय उसके थाल को ठुकरा दिया। उसके नैवेद्य उसकी ओर ताकने का साहस ना कर सकता था। उसने सोचा, इसी वक्त जज के पास चलूं और सारी कथा कह सुनाऊं। पुलिस मेरे दुश्मन हो जाए, मुझे जेल में डाल दे, कोई परवाह नहीं, सारी कलई खोल दूं। क्या जज अपना फैसला नहीं बदल सकता? अभी तो सभी मुजरिम हवालात में ही हैं। पुलिस वाले खूब दांत पीसेंगे, खूब नाचे यदेंगे। शायद मुझे कच्चा ही खा जाए। इसमें दुर्बलता ने तो मेरे मुंह में कालिक लगा दी। जालपा की वह क्रोधमा मूर्ति को देखकर आंखों के सामने फिर आ गई। ओह, कितने गुस्से में थी। मैं जानता कि वह इतना बिगड़ेगी तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाती, अपना बयान ना बदलता। बड़ा चकमा दिया इन पुलिस वालों ने। अगर कहीं जज कुछ नहीं सुना और मुजरिमों को बरी ना किया तो जालपा मेरा मुंह ना देखेगी। मैं उसके पास कौन सा मुंह लेके जाऊंगा? फिर जिंदा रहकर ही क्या करूंगा? किसके लिए? उसे मोटर रोकी और इधर उधर देखने लगा। कुछ समझ में ना आया। कहाँ आ गया? सहसा एक चौकीदार नजर आया। उसने उससे जज साहब के बंगले का पता पूछा। चौकीदार हंसकर बोला, हुजूर तो बहुत ही दूर के निकल आए हैं। यहाँ से तो 6-7 मील कम ना होगा। वह उधर चौरंगी की ओर रहते हैं। रमा चौरंगी का रास्ता पूछकर फिर चला। 9 बज गए थे। उसने सोचा, जज साहब से मुलाकात ना हुई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। बिना मिले हटूंगा नहीं। अगर उन्होंने सुन लिया तो ठीक, नहीं कल हाईकोर्ट में जजों से कहूँगा, कोई तो सुनेगा। सारा वृतांत समाचार पत्रों में छपवा दूंगा, तब तो सबकी आंखें खुलेंगी। मोटर 30 मील की चाल से चल रही थी। 10 मिनट में ही चौरंगी आ पहुंची। यहाँ अभी तक वही चहल पहल थी। रमा उसी सन्नाटे में मोटर लिए जाता था। सहसा एक पुलिसमैन ने लाल बत्ती दिखाई।
वह रुक गया। बाहर सर निकालकर देखा तो वह दारोगा जी थी। दारोगा ने पूछा, क्या अभी तक बंगले पर नहीं गए? इतनी तेज मोटर ना चलाया कीजिए, कोई वारदात हो जाएगी। कहिए बेगम साहब से मुलाकात हुई? मैंने तो समझा था कि वह आपके साथ होंगी। खुश तो खूब हुई होंगी। रमा का ऐसा क्रोध आया कि मूछें उखाड़ लूं, पर बात बनाकर बोला, जी हाँ, बहुत खुश हुई। मैंने कहा था ना, औरतों की नाराजगी की वही दवा है। आप कांपे जाते थे, मेरी हिमाकत थी। चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। एक बाजी ताश उड़े और जरा शरूर जमीब डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर साहब आएंगे। जोहरा को बुला लेंगे। 2 घड़ी की बहार रहेगी। अब आप मिसेज रमानाथ के बंगले की पर ही क्यों नहीं बुला लेते? वहाँ उस खटिक के घर पर पड़ी हुई हैं। रमा ने कहा, अभी तो मुझे एक ज़रूरत से दूसरी तरफ जाना है। आप मोटर ले जाएं, मैं पाँव पाँव चला जाऊंगा। दारोगा ने मोटर के अंदर जाकर कहा, नहीं साहब, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप जहाँ जाना चाहे चलिए, मैं जरा भी मुखिल नहीं करूँगा। रमा ने कुछ चिढ़कर कहा, लेकिन मैं अभी बंगले पर नहीं जाना चाह रहा। दरोगा ने मुस्कुराकर कहा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं जरा भी मुखिल ना करूँगा। वही बेगम साहब। रमा ने बात काटकर कहा, जी नहीं, वहां मुझे नहीं जाना। दारोगा, तो क्या कोई दूसरा शिकार है? बंगले पर भी आज कुछ कम बाहर ना रहेगी। वहीं आपके दिल बहलाव का कुछ सामान हाजिर हो जाएगा। रमा ने एक बारगी आंखें लाल करके कहा, क्या आप मुझे शोहदा समझते हैं? मैं इतना जलील नहीं हूँ। दारोगा ने कुछ लज्जित होकर कहा, अच्छा साहब, गुनाह हुआ, माफ कीजिए। अब कभी ऐसी गुस्ताखी ना होगी, लेकिन अभी आप अपने को खतरे से बाहर ना समझें। मैं आपको किसी तरह ऐसी जगह ना जाने दूंगा जहां मुझे पूरा इत्मीनान ना होगा। आपको खबर नहीं आपके कितने दुश्मन हैं। मैं आपके ही फायदे का ख्याल कर रहा हूँ। रमा ने होठ चबाकर कहा, बेहतर हो आप मेरे फायदे का इतना ख्याल ना करें। आप लोगों ने मुझे मलियामेट कर दिया है, अब भी मेरा गला नहीं छोड़ते। मुझे अब अपने हाल पर मरने दीजिए। मैं इस गुलामी से तंग आ गया हूँ। मैं माँ के पीछे पीछे चलने वाला बच्चा नहीं बनना चाहता। आप अपनी मोटर चाहते हैं, शौक से ले जाइए। मोटर की सवारी और बंगले के रहने के लिए 15 आदमियों का कुर्बान करना पड़ा है। कोई जगह पा जाऊं तो शायद 1500 आदमियों का कुर्बान करना पड़े। मेरी छाती इतनी मजबूत नहीं है। आप अपनी मोटर ले जाइए। यह कहता हुआ मोटर से उतर पड़ा और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। दारोगा ने कई बार पुकारा, जरा सुनिए, बात तो सुनिए, लेकिन उसने पीछे फिरकर देखा तक नहीं। जरा और आगे चलकर वह एक मोड़ से घूम गया। इसी सड़क पर जज का बंगला था। सड़क पर कोई आदमी ना था। रमा कभी इस पटरी पर कभी उस पटरी पर जाकर बंगलों के नंबर पढ़ता चला जाता था। सहसा एक नंबर देखकर वह रुक गया। 1 मिनट तक खड़ा देखता रहा। कोई निकले तो उससे पूछूं, साहब है या नहीं। अंदर जाने की हिम्मत ना पड़ती थी। ख्याल आया, जज से पूछा, तुमने क्यों झूठी गवाही दी? तो क्या जवाब दूंगा? यह कहना कि पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती गवाही दिलवाई, प्रलोभन दिया, मारने की धमकी दी, लज्जास्पद बात है। अगर वह पूछे कि तुमने केवल 2-3 साल की सजा से बचने के लिए इतना बड़ा कलंक सिर पर ले लिया, इतने आदमियों की जान लेने पर उतारू हो गए, उस वक्त तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी? तो उसका मेरे पास क्या जवाब है? खामखा लज्जित होना पड़ेगा, बेवकूफ़ बनाया जाऊंगा। वह लौट पड़ा। इस लज्जा का सामान करने की उसकी सामर्थ्य न थी। लज्जा ने सदैव वीरों को परास्त किया है। जो काल से नहीं डरते, वह भी लज्जा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। आग में झुक जाना, तलवार के सामने खड़े हो जाना, इसकी अपेक्षा कहीं सहज है। लाज की रक्षा ही के लिए बड़े बड़े राज्य मिट जाते हैं। रक्त की नदियां बह गई हैं, प्राणों की होली खेल डाली। उसी लाज ने आज रमा के पग भी पीछे हटा दिए। शायद जेल की सजा से वह इतना भयभीत न होता। भाग 45। रमा आधी रात गए सोया तो 9 बजे दिन तक नींद न खुली। वह स्वप्न देख रहा था, दिनेश को फांसी हो रही है।
सहसा एक स्त्री तलवार लिए फांसी की ओर दौड़ी और फांसी को रस्सी को काट दी। चारों ओर हलचल मच गई। वह औरत जालपा थी। जालपा को लोग घेरकर पकड़ना चाहते थे, पर वह पकड़ में न आती थी। कोई उसके सामने जाने का साहस न कर सकता था। तब उसने एक छलांग मारकर रमा के ऊपर तलवार चलाई। रमा घबराकर उठ बैठा तो देखा दारोगा और इंस्पेक्टर कमरे में खड़े हैं और डिप्टी साहब आराम कुर्सी पर लेटे हुए सिगार पी रहे हैं। दारोगा ने कहा, आज तो आप खूब सोए। बाबू साहब कल कब तक लौटे थे? रमा ने कुर्सी पर बैठकर कहा, जरा देर बाद लौट आया था। इस मुकदमे की अपील तो हाईकोर्ट में होगी ना। इंस्पेक्टर, अपील क्या होगी? जाब्ते की पाबंदी होगी। आपने मुकदमे को इतना मजबूत कर दिया है कि वह अब किसी के हिलाए नहीं हिल सकता। आपने तो कमाल ही कर दिया। अब आप उधर की बेफिक्र हो जाए। और हाँ, अभी तक जब तक फैसला ना हो जाए, यह मुनासिब होगा कि आप अपनी हिफाजत का ख्याल रखा करें। इसलिए फिर पहरे का इंतजाम कर लिया गया है। इधर हाई कोर्ट से फैसला हुआ, उधर आपको जगह मिली। डिप्टी साहब ने सिगार का धुआं फेंक कर कहा, यह डीओ कमिश्नर साहब ने आपको दिया है, जिसमें आपको कोई तरह का शक ना हो। देखिए, यूपी के होम सेक्रेटरी के नाम है। आप वहाँ यह डीओ दिखाएंगे, वह आपको कोई अच्छी जगह दे देगा। इंस्पेक्टर कमिश्नर साहब आपसे बहुत खुश है। हलफ से कहता हूँ, डिप्टी बहुत खुश है। वो यूपी के अलग डायरेक्टर की भी चिट्ठी लिखेगा। तुम्हारा भाग्य खुल गया। यह कहते हुए उसने डीओ रमा की तरफ बढ़ा दिया। रमा ने लिफाफा खोलकर देखा तो एकाएक उसको फाड़ कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। वे तीनों आदमी विस्मय में उसका मुंह ताकने लगे। दारोगा ने कहा, रात बहुत पिए हुए थे क्या? आपके हक में अच्छा ना होगा। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूँ, कमिश्नर साहब को मालूम हो जाएगा तो बहुत नाराज होगा। डिप्टी, इसका कुछ मतलब हमारे समझ में नहीं आता। इसका क्या मतलब है? रमानाथ, इसका यह मतलब है कि मुझे डीओ की जरूरत नहीं है और ना मैं नौकरी करना चाहता हूँ। मैं आज ही यहाँ से चला जाऊँगा। डिप्टी, जब तक हाई कोर्ट का फैसला न हो जाए तब तो आप नहीं जा सकते। रमानाथ, क्यों? डिप्टी, कमिश्नर साहब का यह हुक्म है। रमानाथ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। इंस्पेक्टर, बाबू रमानाथ, आप क्यों बना बनाया खेल बिगाड़ रहे हैं? जो कुछ होना था वह हो गया। 10-5 दिन में हाई कोर्ट के फैसले की तस्दीक हो जाएगी। आपकी बेहतरी इसी में है कि जो मिल रहा है उसे ले लें और आराम से जिंदगी के दिन बसर कीजिए। खुदा ने चाहा तो एक दिन आप भी किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा कि अफसरों को नाराज कीजिए और कैद की मुसीबतें झेलिए। हलफ से कहता हूँ, अफसरों की जरा सी निगाह बदल जाए तो आपका कहीं पता ना चले। हलफ से कहता हूँ, एक इशारे में आपको 10 साल की सजा हो जाए। आप हैं किस ख्याल में? हम आपके साथ शरारत नहीं करना चाहते। हाँ, अगर आप हमें सख्ती करने पर मजबूर करेंगे तो हम सख्ती करनी ही पड़ेगी। जेल को आसान न समझिए। खुदा दोजख में ले जाए पर जेल की सजा ना दे। मार धाड़, गाली गुतरी, वह तो वहाँ की मामूली सजा है। चक्की में जोत दिया जाता है, मौत ही आ जाए। हलफ से कहता हूँ, दोजख से बेहतर जेल है। दारोगा, यह बेचारे अपनी बेगम साहब से माजूर हैं। वह शायद इनके जान की ग्राहक बन हो रही है। उन्हें इनकी कोर दबती है। इंस्पेक्टर, क्या हुआ? कल तो वह हार दिया था ना, फिर भी राजी नहीं हुई। रमा ने कोट की जेब से हार निकालकर मेज पर रख दिया और बोला, वह हार यह रखा हुआ है। इंस्पेक्टर, अच्छा, इसे उन्होंने कब नहीं कबूल किया? डिप्टी, कोई प्राउड लेडी है। इंस्पेक्टर, कुछ उनकी भी मिजाज कुर्सी करनी जरूरत होगी। दारोगा, यह तो बाबू साहब के रंग ढंग और सलीके पर मुनहसर है। अगर आप खामखा हमें मजबूर ना करेंगे तो हम आपके पीछे ना पड़ेंगे। डिप्टी, उस खटिक से भी मुचलका ले लेना चाहिए। रमानाथ के सामने एक नई समस्या खड़ी हुई।
पहली से भी कहीं जटिल, कहीं भीषण। संभव था वह अपने को कर्तव्य की वेदी पर बलिदान कर देता, 2-4 साल की सजा के लिए अपने को तैयार भी कर लेता। शायद इस समय उसने अपने आत्मसमर्पण का निश्चय कर ही लिया था, पर अपने साथ जालपा को भी संकट में डालने का साहस वह किसी तरह ना जुटा पा रहा था। वह पुलिस के शिकंजे में कुछ इस तरह दब गया था कि अब उसे बेदाग निकल जाने का कोई मार्ग ही दिखाई नहीं देता था। उसने देखा कि इस लड़ाई में मैं पेश नहीं पा सकता। पुलिस सर्वशक्तिमान है, मैं मुझे जिस तरह चाहे दबा सकती है। उसके मिजाज की तेजी गायब हो गई। विवश होकर बोला, आखिर आप लोग मुझसे चाहते ही क्या हैं? इंस्पेक्टर ने दारोगा की ओर देखकर आंखें मारी, मानो कह रहे हो आ गया पंजे में, और बोले, बस इतना ही कि आप हमारे मेहमान बने रहें और मुकदमे के हाईकोर्ट में तय हो जाने के बाद ही यहाँ से रुखसत हों, क्योंकि उसके बाद हम आपकी हिफाजत के जिम्मेदार ना होंगे। अगर आप कोई सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे तो वह दे दिया जाएगा, लेकिन उसे लेने या ना लेने का आपको पूरा अख्तियार है। अगर आप होशियार हैं तो उसे लेकर फ़ायदा उठाएंगे, नहीं इधर उधर के धक्के खाएंगे। आपके ऊपर गुनाह बेइज्जत की मसल सादिक आएगी। इसके सिवा हम आपसे और कुछ नहीं चाहते, वे हलफ से कहते हैं। हर एक चीज़ जिसकी आपको ख्वाहिश हो यहाँ हाजिर कर दी जाएगी, लेकिन जब तक मुकदमा ख़त्म हो जाए आप आज़ाद नहीं हो सकते। रामानाथ ने दीनता के साथ पूछा, सैर करने तो जा सकता हूँ या वो भी नहीं? इंस्पेक्टर ने सूत्र रूप से कहा, जी नहीं। दारोगा ने उस सूत्र की व्याख्या की, आपको वह आज़ादी दी गई थी, पर आपने उसका बेजमाल इस्तेमाल किया। जब तक इसका इम्तिमाम ना हो जाए कि आप जायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तक आप बाहर नहीं जा सकते। दारोगा ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहा, मानो इस व्याख्या की दाद देनी चाहिए जो उन्हें सहर्ष मिल गई। तीनों अफसर रुखसत हो गए। रमा एक सिगार जलाकर इस विकट परिस्थिति पर विचार करने लगा। शेष हम अगले भाग में सुनेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।